एक कहानी सुनाना चाहता हूं आपको, जिसने सुनी हो दोबारा सुन ले। एक शिक्षा ग्रहण करके एक नवयुवक एक गुरु जी के पास आता है और वो कहता है कि मैंने सॉक्रेटिस, जो सुकरात जिसको हिंदी में कहते हैं, सॉक्रेटिस लॉजिक क्लासेस ली हैं, तार्किक शक्ति पे क्लासेस ली हैं, और मैं वेदों का अध्ययन करना चाहता हूं। तो गुरुजी मुझे कुछ वेदों का अध्ययन करना सिखाइए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम जो शिक्षा लेके आए हो उस तार्किक शिक्षा के आधार पर तुम वेदों की शिक्षा नहीं ले पाओगे। तो उसने कहा कि नहीं, आप चाहें तो मेरी तार्किक शक्ति का परीक्षण कर लें। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, अगर आप मेरे तर्क का जवाब दे लेते हैं ठीक से, बड़े सिंपल प्रश्न पूछेंगे, तो मैं आपको वेदों की शिक्षा दे दूंगा। तो उसने कहा पूछिए, मैं बिल्कुल रेडी हूं बताने के लिए। गुरुजी ने कहा एक चिमनी से दो व्यक्ति निकले, एक का मुंह काला था और एक का मुंह साफ था। बताओ किसने मुंह पहले धोया, किसने मुंह धोया? तो उसने कहा वेरी सिंपल लॉजिक, जिसका मुंह काला था उसने मुंह धोया। गुरुजी ने कहा बिल्कुल गलत, क्योंकि जिसका मुंह साफ था उसको दूसरे का मुंह गंदा दिख रहा था, गंदे वाले को दूसरे का मुंह साफ दिख रहा था। तो तर्क कहता है कि मुंह धोया जिसका मुंह साफ था, क्योंकि उसने दूसरे का मुंह काला देखा तो वो धोएगा मुंह। उसने कहा हाँ भाई, बात तो सही है आपकी, मैं हार गया, लेकिन एक चांस और दीजिए। ये तो बात हो गई, एक चांस और दीजिए। गुरुजी ने फिर अपना क्वेश्चन रिपीट किया कि दो व्यक्ति एक चिमनी से गुजरे, एक का मुंह काला था, एक का मुंह साफ था, किसने मुंह धोया? उसके बाद उसने कहा अभी अभी तो आपने यही प्रश्न पूछा था, जिसका मुंह साफ था उसने धोया। तो उसने कहा गलत आंसर। उन्होंने कहा अभी अभी तो आपने कहा था। उसने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा कि दोनों ने मुंह धोया। कहने वो कैसे? उसने कहा कि जिसका मुंह साफ था उसने काले वाले का मुंह देख के मुंह धोया, और उसको मुंह धोते हुए देखकर काले वाले ने भी मुंह धोया। तो इस तरीके से दोनों ने मुंह धोया। तो उसने कहा हाँ, ये तो तर्क सही रहा आपका, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब वो जब बहुत डाउन हुआ तो उसने कहा नहीं गुरुजी, एक बार और मौका दे दीजिए, शायद मैं कुछ खरा उतर जाऊं, मुझे वेदों का अध्ययन करना है। गुरुजी ने फिर प्रश्न दोहराया, दो व्यक्ति एक चिमनी से गुजरे, एक का मुंह काला, एक का मुंह साफ, किसने मुंह धोया? तो उसने कहा अभी अभी तो डिसाइड हुआ कि पहले एक ने धोया, बाद में आपने कहा दोनों ने धोया, तो दोनों ने धोया। उसने कहा गलत। गुरुजी ने कहा गलत, मुंह किसी ने नहीं धोया। तो उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि जब सफेद वाले ने काले वाले का मुंह देखा कि इसका काला मुंह है और ये मुंह नहीं धो रहा है, ये मुंह नहीं धो रहा है, और काले वाले ने सफेद वाले को देखा कि इसका तो बिल्कुल साफ है, तो उसने इसलिए नहीं धोया क्योंकि उसका मुंह साफ है, और इसने इसलिए नहीं धोया क्योंकि वो काला है उसका, तब भी नहीं धो रहा है, तो उसने नहीं धोया, तो इसलिए किसी ने नहीं धोया। तो अब ये बहुत परेशान। उसने कहा कि आपने तो तीनों प्रश्नों में मुझको तर्क शक्ति से फेल कर दिया, क्या मैं एक बार और मौका पा सकता हूं? तो गुरुजी ने कहा फिर से मौका दे रहे हैं, फिर से प्रश्न का जवाब दो। उन्होंने कहा दो व्यक्ति एक चिमनी से गुजरे, एक का मुंह काला था, एक का मुंह साफ था, किसने धोया? उसने कहा भाई ऐसा है कि अब तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पहले एक ने धोया, फिर दोनों ने धोया, फिर किसी ने भी नहीं धोया। तो अब इसका क्या आंसर हो सकता है? अब इसमें क्या तर्क लग सकता है? उसने कहा नहीं, गुरुजी ने कहा नहीं, अभी भी बता रहे हैं, ये प्रश्न ही गलत है। जब चिमनी से दो लोग निकलेंगे तो एक का मुंह साफ और एक का गंदा कैसे होगा? या तो दोनों का गंदा होगा या दोनों का साफ होगा, तो यह प्रश्न ही गलत है।
तो इसलिए तो उसने कहा हाँ ये भी बात सही है कि मुझे तो ये कहना चाहिए था कि ये प्रश्न गलत है। तो बात यहां से शुरू हुई इस स्टोरी से, तार्किक शक्ति की। ये जो तार्किक शक्ति होती है, तर्क, ये एक्सक्लूसिव होता है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। जानवरों में तार्किक शक्ति नहीं होती है, और मनुष्य में जितनी ज्यादा तार्किक शक्ति होती है वो उतना ही विकसित होता है। आप देखेंगे कि जो लोग विकास क्रम में पीछे हैं, जो लोग बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, उनके अंदर तार्किक शक्ति नहीं होती। एक भीड़ के अंदर तर्क नहीं होता है, इसीलिए भीड़ हिंसक भी होती है और एक भीड़ जानवर तुल्य भी होती है। तर्क से मनुष्य का विकास तो होता ही होता है, मनुष्य तो होता ही होता है, लेकिन तर्क से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपकी कॉन्शियंस क्लियर होती है और आप खुश होते हैं। अब ये मैंने कंक्लूजन आपको दिया कि तर्क से व्यक्ति खुश होता है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपके अंदर तर्क नहीं है तो आप किसी भी चीज को जाने बगैर विश्वास करते हैं। एक आतंकवादी क्यों होता है? क्योंकि वो एक विश्वास कर लेता है, किसी के बहकावे में आ जाता है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तार्किक शक्ति नहीं है, वो जानवर तुल्य है। तो वो बड़ी जल्दी विश्वास करने के कारण वो हिंसक हो जाता है। तो जब भी हम कोई चीज को बगैर जाने विश्वास कर लेते हैं तो हम जानवर तुल्य होते हैं। तो हम खुश कैसे कर सकते हैं? तब तो हम फॉलोअर हो गए, हम अनुयायी हो गए, वो भी ब्लाइंड फॉलोअर हो गए। एक तो होता है फॉलोअर, एक होता है ब्लाइंड फॉलोअर। आतंकवादी बनता है ब्लाइंड फॉलोइंग के कारण। जब भी हमारे व्यक्तित्व में तर्क शक्ति आ जाती है तो हमारा जीवन बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाता है, हमारा माइंडसेट क्लियर हो जाता है। इस दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर तार्किक शक्ति नहीं है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। आप इसको सोचिएगा जाकर के कि अगर तर्क शक्ति खत्म हो जाए तो हम एक बिल्कुल मांस के लोथड़े की तरह हैं, जस्ट लाइक एन एनिमल। अब जैसे ही तर्क शक्ति कोई लगाता है तो जो बाकी की भीड़ होती है उसकी टांग खींचती है कि वो तर्क क्यों लगा रहा है। आप जब भी तर्क लगाएंगे तो आपको लोग कहेंगे ये सनकी है, ये कुछ ज्यादा सोचता है, ये ज्यादा बाल की खाल निकालता है। लेकिन जब आप तर्क के बाद किसी चीज पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास बड़ा पक्का होता है। एक बार आप ठोक बजा लेते हैं, ये तर्क लगाया, ये तर्क लगाया, ये तर्क लगाया, और उसके बाद का जो विश्वास होता है वो इतना ठोस होता है कि उस पे एक कन्विक्शन डेवलप होता है। व्हाट इज कन्विक्शन? कन्विक्शन का मतलब है कि आपके व्यक्तित्व में एक कन्विक्शन आना, एक विराट व्यक्तित्व होना। और वो तभी आता है जब एक्सट्रीम तार्किक शक्ति होती है। जैसे जैसे देश और समाज विकसित होता चला जाता है उस समाज की तार्किक शक्ति बढ़ती चली जाती है। आप चले जाइए अरब कंट्रीज में, वहां पे आपको तर्क नहीं मिलेगा। आप पिछड़े देशों में चले जाइए, वहां पे माराकाटी हो रही होगी, वहां पे सर कलम किए जा रहे होंगे, किसी एक पुस्तक के नाम पर सर कलम करे जा रहे होंगे, किसी चीज पे करे जा रहे होंगे। वहां पे तर्क का बिल्कुल अभाव है, माइंड का कोई यूज नहीं है। और जब आप तर्क और माइंड का यूज नहीं करते हैं तो आप सभ्यता से दूर हो जाते हैं, आप सभ्य ही नहीं होते हैं। तो सभ्य समाज की सबसे बड़ी निशानी होती है कि उसके अंदर तार्किक शक्ति आए। जो मैंने आपको स्टोरी बताई, उस स्टोरी में आप जरा देखिए कि गुरु जी ने किस तरह से एक ही प्रश्न के 4 इंटरप्रिटेशन किए, और उनका बस चलता तो ये 4 नहीं कहिए 40 इंटरप्रिटेशन कर देते। तो ये क्या थी? ये एक तर्क, और हर आंसर में उनके इतना बढ़िया तर्क था कि उसको वो काउंटर नहीं कर सकता था। हम जब भी कोई उच्च शिक्षा लेते हैं, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, विज्ञान की, वैज्ञानिक बनते हैं, कुछ भी होता है, तो क्या होता है कि हम उसको तर्क लगाते चले जाते हैं। व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी हमेशा ट्रुथ बेस्ड
आर्गुमेंट होती है, उसमें सत्य होता है और हम सत्य को अप्लाई करते जाते हैं, तर्क लगाते चले जाते हैं और उस तर्क को लगाने से हम लास्ट में एक सत्य पे पहुंचते हैं। अगर ये कहा जाए कि तर्क की आखिरी मंजिल क्या है, तो तर्क की आखिरी मंजिल सत्य होती है। सत्य एक होता है, मार्ग अनेक होते हैं, उन मार्गों को तर्क बोलते हैं। पहुंचते हम एक ही मंजिल पे हैं, लेकिन डिफरेंट मार्गों यानी डिफरेंट तर्क को अप्लाई करते करते एक जगह हम पहुंचते हैं। तर्क या तार्किक शक्ति को विकसित करने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो हम लोगों के लिए ये एक आसान रास्ता निकल आता है कि यार छोड़ो, इसमें करना क्या है। जैसे भेड़िया धसान होता है, भेड़ें चलती हैं या चींटी चलती है एक लाइन में, तो हमारा समाज भी यही शिक्षा देता है कि पैदा हुए तो ये काम हो रहा है तो पीछे पीछे करते रहो, ऐसे ऐसे चलते रहो। आपने देखा होगा कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने बचपन से इस प्रवृत्ति को नकारा है। उन्होंने अपने बड़ों का दिखाया हुआ मार्ग जो गलत था, जिसमें तर्क नहीं था, उसको नकारा है। और जब उन्होंने नकारा तो उन्होंने नया रास्ता खोजा, उन्होंने सत्य की खोज की। वो सत्य चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे अध्यात्म हो, उन्होंने खोजा, वो महान व्यक्ति बने। और जिसने एक सेट पैटर्न को फॉलो किया, तर्क को बिल्कुल अप्लाई ही नहीं किया, वो एक समाज की भीड़ का एक हिस्सा हो जाता है। और हमारे वहां हमारा समाज कुछ ऐसा है कि हमें वो चीज अच्छी लगती है कि सब जुड़ा हुआ है, सब पूरे समाज से, सबका कहना मानता है, जो करता है वो करता है, दिमाग नहीं लगाता है। तो इससे दो फायदे होते हैं कि वो एक सेट पैटर्न पे फोटोकॉपी बनते हुए चलता है, तो बड़ों के लिए बड़ी आसानी रहती है, समाज के लिए बहुत आसानी रहती है। लेकिन समाज स्टैटिक बनता है, डायनेमिक नहीं बनता है। लेकिन जब तार्किक शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, तब समाज डायनेमिक बनता है। अब रामायण का पाठ आप जगह जगह अखंड रामायण का पाठ देखते हैं। यह अखंड रामायण का पाठ होता है। रामायण बहुत बड़ा लिटरेचर है, पूरा उसमें तर्क है, वो तार्किक शक्ति पे है। उसकी एक एक आप चौपाई अगर देखें तो रामायण इज फुल ऑफ आर्गुमेंट्स, तार्किक शक्ति के ऊपर है, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर है, इंटरप्रिटेशंस के ऊपर बेस्ड है। लेकिन हमारा समाज ये करता है कि हम अखंड रामायण करा करके हम कुछ मांग लेंगे भगवान से और हमें मिल जाएगा। ये हुई फॉलोइंग। और अगर हम रामायण के आदर्शों को मानने लगे, उनको हम इंटरप्रेट करने लगे कि ये बात बहुत बढ़िया कही थी, इसका ये माने हुआ, उसके हम 4-4, 5-5, 10-10 इंटरप्रिटेशन निकालने लगे। ऐसा होता है, खूब इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं। गीता के कितने इंटरप्रिटेशन निकले हैं, गीता की एक एक बात के 10-10 इंटरप्रिटेशन निकले। तो वो समाज विकसित होता है। उन आदर्शों को जब हमने अपने अंदर ले लिया और ले करके उनको इंटरप्रेट किया, जैसे कि एक लॉ होता है, लॉ में एक लॉ बना दिया जाता है और उसके बाद आप लोगों में से किसी को मालूम होगा जिसने लॉ किया हो, एक होता है लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, वो बहुत बड़ा चैप्टर होता है, बहुत बड़ी बुक होती है लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन। उसमें खास बात ये होती है कि लॉ तो बना दिया, लॉ बनाना काफी नहीं है, लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया, उसको हर वकील और हर जज अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट करता है। वी, शैल, बी, इस तरीके के शब्दों की व्याख्या पन्नों में की जाती है, 20-20 पन्नों में की जाती है कि शैल का क्या मतलब हुआ। तो उस इंटरप्रिटेशन से वो लॉ डेवलप होता है और वो इतना डेवलप होता है कि हम उससे प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी ले आते हैं। साधारणतया क्या होता है कि हम इस तरफ सोचते भी नहीं है, किसी ने कुछ बोल दिया, हम जजमेंटल होकर वो बात करके अपने माइंड को क्लोज कर देते हैं। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन, अगर इंटरप्रिटेशन की कैपेसिटी ब्रेन में आ जाती है तो हमारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे झगड़ा हो रहा है, अगर हमारे ब्रेन ने इंटरप्रेट किया कि ये झगड़ा करने से कोई फायदा यार निकलेगा नहीं, इससे ये नुकसान होगा, ये फायदा होगा, हमने तराजू जैसे ही तौला तो हम तुरंत
क्या करेंगे कि यार इस सिचुएशन से बाहर झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं। और अगर हमारे अंदर तार्किक शक्ति नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, उसमें तुरंत इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन इंटरप्रिटेशन की कैपेसिटी रख ही नहीं रहा है। हम रोज नई नई मुसीबत में फंसते चले जाएंगे। यही हो रहा है कि हम लोग नई नई मुसीबत में फंसते चले जाते हैं डेली, नई नई समस्याओं से जूझते चले जाते हैं डेली, लेकिन हम अपने माइंड का विकास नहीं कर पाते हैं और ना ही तार्किक शक्ति का उपयोग खुश रहने के लिए और समाज को विकसित करने के लिए कर पाते हैं। तो संदेश यह है जो गुरुजी ने बताया कि वेदों को अगर पढ़ना है तो पहले तार्किक शक्ति को डेवलप करो, वरना तुम क्या करोगे कि वेद में कुछ लिखा हुआ उसके गलत मतलब निकालोगे तुम, और गलत मतलब निकाल के तुम गलत व्यक्ति बन सकते हो। तार्किक शक्ति को अगर तुमने डेवलप कर लिया, एक बात के तुमने अगर 8 मायने निकाल करके फिर भी उसके आगे सोचा, जैसे गुरुजी ने लास्ट में कहा कि चिमनी से निकलेगा तो एक काला एक सफेद कैसे होगा, वो क्वेश्चन ही गलत है। तो जब तुम्हारे अंदर यह क्षमता आ जाएगी तो तुम्हारा व्यक्तित्व विराट हो जाएगा। तुम मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के ऊपर की कैटेगरी के, जैसे ये होता है ना, मनुष्य कोशिश कर रहा है भगवान बनने की, जानवर कोशिश कर रहा है इंसान बनने की, और पेड़ पौधे कोशिश कर रहे हैं जानवर बनने की। ये एक विकास क्रम है जो कि हजारों लाखों साल तक चलता रहेगा। तो तार्किक शक्ति का उपयोग करके आप केवल खुश ही नहीं रह सकते बल्कि बहुत ही उच्च कोटि के इंसान बन सकते हैं। तो इसलिए कोई भी सिचुएशन हो, पहला काम करिए उस सिचुएशन को डिफरेंट एंगल्स से एनालाइज करके कंक्लूजन लीजिए, ऐसे मत लीजिए। थैंक यू वेरी मच।